गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज की क्लास में हम सभी लोग साइंस क्लास 10th का गोलीय दर्पण द्वारा सूत्र का निगमन के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले आप सभी लोग दर्पण के बारे में पूरी जानकारी हासिल कर चुके हैं कि कैसे प्रतिबिंब बनता है, कैसे फोकस दूरी, ये सारी चीज़ें पढ़ चुके हैं। चिन्ह प्रपार्टी भी आप लोगों को पढ़ाया गया है। आप सभी लोग जान चुके हैं कि चिन्ह प्रपार्टी क्या होता है। अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, सब में किस दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है, किसकी ऋणात्मक, ये सारी चीज़ें आप लोग समझ चुके हैं। तो आज का क्लास जो है अवतल दर्पण के लिए सूत्र का निगमन, सूत्र किस सूत्र की बात हम कर रहे हैं सभी लोग जान रहे हैं। 1/F = 1/B + 1/U की बात कर रहे हैं। इस सूत्र के निगमन की बात कर रहे हैं। ये गोलीय दर्पण के फोकस दूरी का फार्मूला होता है। इसे दर्पण का सूत्र भी कहते हैं। तो इस सूत्र का हम निगमन आज करेंगे। कैसे ये निगमन किया जाता है, कैसे निगमित किया जाता है, मतलब कैसे इस फार्मूले को प्राप्त करेंगे। इसका उपयोग आप जानते हैं न्यूमेरिकल सॉल्व करने में किया जाएगा आगे चलकर। इस पर क्वेश्चन भी बोर्ड एग्जाम में बहुत आते हैं। 4 नंबर से लेकर 7 नंबर तक के क्वेश्चन पूछे जाते हैं इस सूत्र पर, तो इसको ध्यान से समझना है। फिलहाल निगमन आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन कभी कभी आ भी जाता है, तो तैयारी होनी चाहिए इसकी भी। तो यदि आप सभी लोग इससे पहले, क्लास स्टार्ट होने से पहले यदि आप सभी लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, ताकि जब भी हम कोई नया वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाया करे। ये ध्यान रखिएगा। और मेरे चैनल इस वीडियो को अन्य बच्चों को भी शेयर कीजिए ताकि उनका भी फायदा हो सके, ठीक है। तो अब देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। अवतल दर्पण के लिए सूत्र का निगमन है, तो ये कैसे करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले एक अवतल दर्पण बना लेते हैं। ये आपका अवतल दर्पण हो गया, ठीक। इस पर मैंने कलई कर दी। ये अवतल दर्पण, इसमें एक मुख्य अक्ष होता है। ये अवतल दर्पण मान लेते हैं M1, M2 है। और ये आपका एक रेखा जो खींचा गया, ये हो गया आपका मुख्य अक्ष। मुख्य अक्ष का ये हो गया पोल, दर्पण का ध्रुव। ये हो गया आपका फोकस। चलिए, ये फोकस हो गया और ये हो गया वक्रता केंद्र C। ये वक्रता केंद्र C हो गया। और इस दर्पण के सामने कोई वस्तु स्थित है, मान लेते हैं ये वस्तु स्थित है, ये वस्तु रखी हुई है। तो एक वस्तु रख दीजिएगा, मान लेते हैं ये वस्तु जो आपका है AB है। अब इस वस्तु का प्रतिबिंब, आपका प्रतिबिंब का किरण आरेख इस दर्पण पर कैसे बनेगा, ये खींचना है। तो इसके सारे नियम आप जान चुके हैं कि किसी वस्तु का प्रतिबिंब के किरण आरेख बनाने के लिए कम से कम उस वस्तु से 2 आपतित किरणों को खींचना अनिवार्य होता है, क्योंकि जो परावर्तित किरणें जिस बिंदु पर एक दूसरे को प्रच्छेदित करती हैं, मतलब काटती हैं, मतलब मिलती हैं, उसी बिंदु पर प्रतिबिंब बनता है, ठीक। तो एक प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर लेकर जाओगे, मुख्य अक्ष के समांतर ले गए तो मान लेते हैं ये यहाँ पर दर्पण के इस बिंदु पर मिलती है M पर। ये M होगा, ये M1 है, ध्यान रखिएगा, M नहीं है, M1। तो ये M बिंदु पर मिलती है और ये आपतित किरण हो गई। आप जानते हैं कि मुख्य अक्ष के समांतर आपतित होने वाली प्रकाश की किरण अवतल दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर जाती है। जो परावर्तित किरण होगी वो मुख्य फोकस से होकर जाएगी, तो इसको मुख्य फोकस से होकर मिलाते हुए बढ़ा दीजिए। ये परावर्तित किरण हो गई आपकी। एक प्रकाश की किरण और खींचना है यही सी वस्तु से, तो ये उस प्रकाश की किरण को हम फोकस से होकर लेकर गए, तो ये वो वक्रता केंद्र से होकर लेकर गए। तो वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली प्रकाश की किरण अपने ही मार्ग पर वापस लौट जाती है, मतलब यही आपतित हुई और यही परावर्तित हुई। तो एक परावर्तित किरण ये, एक परावर्तित किरण ये, तो इस बिंदु पर प्रच्छेद करते हैं तो प्रतिबिंब बनेगा ये आपका। यहां पे बना प्रतिबिंब, ये आपका हो गया प्रतिबिंब। ये डैश B डैश,
जो ये वस्तु रखी थी दर्पण के सामने ए बी, उसका प्रतिबिंब बनता है आपका ए डैश और बी डैश। प्रतिबिंब मुख अक्ष के लंबवत होती है, ये ध्यान रखिएगा। वस्तु भी मुख अक्ष के लंबवत ही रखा जाता है, तो ये लंब होगा, मतलब 90 डिग्री का एंगल बनेगा। और ये बात हो गई, ठीक है। तो यहाँ कुछ हम भाषा लिखेंगे इसके बारे में, क्या प्रतिबिंब बना, बहुत संक्षेप में लिखना है, ज़्यादा नहीं लिखना है। तो यहाँ लिखा जाएगा, सबसे पहले आप लिखेंगे माना कि यम1 यम2, देखो जो अवतल दर्पण है वो यम1 यम2 से रिप्रेजेंट किया गया है, प्रदर्शित किया गया है। इस दर्पण को हम यम1 यम2 कहते हैं। तो यम1 यम2 एक अवतल दर्पण है, और इस दर्पण के ध्रुव क्या है P, फोकस क्या है F, और वक्रता केंद्र क्या है C। तो यहां लिख दीजिए जिसके ध्रुव P, कामा लगा दो, फोकस F तथा वक्रता केंद्र C है। ये बात आपके समझ में आई, जो था वही लिखा गया, बाकी आपको कुछ नहीं करना है, इसमें इतना लिखे। इसके बाद ये दिखा दो कि जो वस्तु स्थित है ए बी, उसका प्रतिबिंब कहाँ पे बनता है, ये देख लीजिए। तो वस्तु ए बी जो है उसका कौन सा प्रतिबिंब बनता है, ए डैश बी डैश, और कहाँ पे बनता है, वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में बन रहा है। प्रतिबिंब वास्तविक है, ये भी आप सब लोग जानते हैं क्योंकि पहले भी समझाया गया है। तो लिखिए अवतल दर्पण के सम्मुख, सम्मुख मतलब सामने स्थित वस्तु का वास्तविक एवं उल्टा प्रतिबिंब, वास्तविक एवं उल्टा प्रतिबिंब ए डैश बी डैश बनता है। ये इतनी भाषा हो गई। थोड़ा सा संक्षेप में एक काम बाकी रह गया था, उसको करके यम से जो ये बिंदु यम है, मतलब जो मुख अक्ष के समांतर आपतित किरण गई है और दर्पण को जिस बिंदु पर मिलती है वो बिंदु यम है, और यम से मुख अक्ष पर एक आपको लंब डाल देना होता है, और कोई काम नहीं करना है। यहां से इससे एक लंब डाल देना है, ये परपेंडिकुलर खींच लेना है, ये लंब हो गया। और यहां पर कोई पॉइंट ले लो एन, इस पॉइंट को हमने एन से रिप्रेजेंट किया। तो यहां लिखिए थोड़ा सा, तो एम एन यम एन ये हो गया, ये रेखा यम एन हो गई। लंब है किस पे, इस रेखा पे, ये मुख अक्ष है, मुख अक्ष का नाम पी बी या बी पी कुछ भी लिख सकते हो। तो पी बी खींचा, ये इतनी लैंग्वेज की बात हुई, भाषा इतना इसमें लिखा गया जो दिया था। इसके बाद अब टोटल मैथमेटिकल वाला काम करेंगे। तो इस चीज़ को अब हम हटा देते हैं क्योंकि मुझे बोर्ड पे ज़्यादा जगह की ज़रूरत है, क्योंकि लंबा प्रोसेस चलेगा, ये थोड़ा सा लॉन्ग है, तो इसलिए इसको हटा देते हैं। आप लोग नोट कर लीजिए, ठीक, जल्दी कीजिए। ये बात अब आपको ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। अब आप ध्यान दीजिए, देखिए कैसे काम करते हैं। तो यहाँ पर हम देखते हैं बेटा कि ये ट्रायंगल कुछ मिल रहे हैं। कितने ट्रायंगल हैं, 4 ट्रायंगल हैं। वैसे देखा जाए तो बहुत ट्रायंगल है, लेकिन मुझे 4 ट्रायंगल की ज़रूरत है। एक जो समकोण है, एक ए बी सी, एक त्रिभुज ये ट्रायंगल, और एक ए डैश बी डैश सी, ये 1 2, और एक ये मिल रहा है ए डैश बी डैश सी एफ, और एक मिल रहा है यम एन एफ। 4 ट्रायंगल को लेकर हम काम करेंगे। वैसे तो एक त्रिभुज ये भी बनना है और तमाम त्रिभुज बन जाएंगे, तो उन सभी की आवश्यकता नहीं, लेकिन मुझे 4 की जरूरत है। तो सबसे पहले
ट्रायंगल ए बी सी और ट्रायंगल ए डैश बी डैश सी, ये दो त्रिभुज लेके इन दोनों त्रिभुजों को हम समरूप सिद्ध करेंगे, सिमिलर प्रूफ करेंगे, समरूप त्रिभुज सिद्ध करेंगे कि दोनों त्रिभुज समरूप हैं। तो समरूप त्रिभुज होता क्या है ये देखना है आपको। पहले मैथ में त्रिभुज वाला चैप्टर जब पढ़ेंगे तो उसमें अच्छी तरह से समरूप दिखाया जाएगा, समरूप के क्या क्वालिटी होते हैं, समरूप जो सिमिलर ट्रायंगल होते हैं क्या प्रॉपर्टीज हैं उनके, लेकिन यहाँ पे संक्षेप में जानेंगे तभी काम कर पाएंगे। तो समरूप ऐसे दो त्रिभुज समरूप त्रिभुज कहलाते हैं जिन त्रिभुजों के संगत कोण आपस में बराबर हों, संगत कोण आपस में बराबर हों और संगत भुजाएं समानुपाती होती हैं तो उन्हें हम समरूप त्रिभुज कहते हैं। तो ये तो हुई परिभाषा, लेकिन अगर किसी त्रिभुज को समरूप, दो त्रिभुज हैं उनको आपको समरूप प्रूफ करना है, पता करना है कि समरूप हैं कि नहीं है, सिमिलर हैं या नहीं है, तो ये करने के लिए उनमें उन दोनों त्रिभुजों के किन्हीं दो कोणों को देखना है कि कोई दो कोण आपस में बराबर आ रहे हैं। अगर उस त्रिभुज के दो कोण आपस में बराबर हैं तो वो दोनों त्रिभुज समरूप होंगे, क्योंकि तीसरा कोण ऑलरेडी बराबर हो ही जाएगा। तो चलिए अब हम इस दो त्रिभुज को समरूप प्रूफ कर लेते हैं। ना करना चाहो तो वैसे, ये चूंकि त्रिभुज ए बी सी देख लीजिए, ए बी सी और त्रिभुज ए डैश बी डैश सी, ये दोनों त्रिभुज समरूप हैं, दोनों एंगल मुझे सेम बराबर मिल रहा है, क्योंकि ये कोण 90 डिग्री इस त्रिभुज का, तो ये कोण इसका 90 डिग्री है, तो एक कोण इसके ये बराबर हो ही गया, और ये कोण तो ये कोण बराबर होता ही है, शीर्षाभिमुख कोण है, वर्टिकली अपोजिट एंगल है, ठीक है। तो दो कोण बराबर है, इसलिए त्रिभुज समरूप हैं। अब समरूप हम सिद्ध भी कर देते हैं, कैसे, यहाँ लिख लीजिए, देख लीजिए कैसे करेंगे। तो अब आप शुरू करते हैं, त्रिभुज ए बी सी तथा त्रिभुज ए डैश बी डैश सी में, इस दो त्रिभुजों में देखना है समरूप। तो ये कोण इस कोण के बराबर है, इस कोण का नाम ए बी सी, इस कोण का नाम क्या लिखोगे बेटा, एंगल ए बी सी, इस एंगल का नाम क्या लिखेंगे, ए डैश बी डैश सी। तो देखिए लिखोगे कोण ए बी सी इज इक्वल टू एंगल ए डैश बी डैश सी, और इसका रीजन लिखना चाहते हो तो ब्रैकेट में इधर लिख दीजिए प्रत्येक समकोण, ठीक, ये बात हो गई। दूसरा कोण आपको ये दिखाना है, ये शीर्षाभिमुख कोण है, शीर्षाभिमुख कोण कहलाते हैं। ये आपको 9th में बताया गया है, 8th में भी पढ़े हैं, बहुत पहले जानते हैं सारी चीजें, कोई दिक्कत नहीं है। जब दो रेखाएं एक दूसरे को किसी बिंदु पर प्रच्छेद करती हैं, मतलब काटती हैं, इंटरसेक्ट करती हैं, तो उनके आमने सामने के कोण इक्वल होते हैं, सेम होते हैं, बराबर होते हैं, और ये शीर्षाभिमुख कोण कहलाते हैं। ये इसके बराबर है बेटा, और ये कोण इस कोण के बराबर है, तो ही कंडीशन है, ये कोण इस कोण के बराबर है। तो ये बातें हमें दिखा करनी है, ठीक है। तो इसलिए दो कोण बराबर हो जाएगा। तो देखिए अब बात आती है कि इस कोण का नाम क्या लिखेंगे, ए सी बी या बी सी ए, कुछ भी लिख सकते हो। इसका नाम क्या लिखो, ए डैश सी बी डैश। तो देखिए एंगल ए सी बी इज इक्वल टू एंगल ए डैश सी बी डैश। कारण लिखना चाहते हैं तो लिखा जाएगा शीर्षा भिमुख कोण। तो दो कोण बराबर, इसलिए ट्रायंगल हो गया समरूप। ए बी सी ये समरूप का सिंबल, ट्रायंगल ए डैश बी डैश सी, मतलब ये समरूप का निशान होता है बेटा। अगर ये सिंबल है तो मतलब समरूप है दोनों त्रिभुज, ये समरूप है, ठीक है। तो ये समरूप हो गया, ये दो त्रिभुज समरूप हो गए, मतलब ये त्रिभुज इस त्रिभुज के समरूप है। अब थोड़ी बात आपको और समझनी है, अगर समरूप त्रिभुज हैं तो हमने बताया भी कि उनकी संगत भुजाएं समानुपाती होती हैं। तो संगत भुजाएं समानुपाती होती हैं, ये देखना है। इस चीज को पहले आप अलग त्रिभुज में समझ लीजिए। मान लेते हैं मेरे पास एक ट्रायंगल ये है, ये बी सी, और एक ट्रायंगल मेरे पास बेटा ये है, ठीक है, पी क्यू आर। अब ये दोनों त्रिभुज अगर समरूप हैं, क्या है, समरूप हैं, हम समरूप मानते हैं भी समरूप,
चलिए, क्योंकि मुझे दिखाना है इसका केवल क्या भुजाएं समानुपाती होती हैं। तो इस त्रिभुज का लंब ये है AB, इस त्रिभुज का लंब ये है। तो अगर समरूप हैं तो संगत भुजाओं के अनुपात क्या होंगे, बराबर होंगे। फिलहाल ये मैंने समकोण त्रिभुज मान लिया है, तो इन भुजाओं का नाम भी क्लियर है, लंब कोण आधार। तो ये लंब हो गया पहले त्रिभुज का लंब बटे दूसरे त्रिभुज का लंब क्या होगा, मतलब पहले त्रिभुज का लंब अपान दूसरे त्रिभुज का लंब PQ बराबर होगा पहले त्रिभुज का आधार BC बटे दूसरे त्रिभुज का आधार। तो आधार इसका क्या है QR बराबर पहले त्रिभुज का कोण AC बटे दूसरे त्रिभुज का कोण। तो दूसरा त्रिभुज मेरा ये है, इसका कोण PR है। ये इनकी क्वालिटी प्रॉपर्टी होती है, इसका उपयोग हम यहाँ पे करने वाले हैं। अब आप इस गुण का पालन करें, इसी पर समानुपाती पर आप काम करेंगे। तो पहला त्रिभुज ये है, दूसरा त्रिभुज ये है, तो इसका लंब क्या है AB। तो आप लिखोगे AB बटे पहले त्रिभुज का लंब अपान दूसरे त्रिभुज का लंब। इस त्रिभुज का लंब ये हो गया A डैश B डैश, तो ये हो गया A डैश B डैश बराबर पहले त्रिभुज का आधार। तो पहले त्रिभुज का आधार ये भुजा होगी BC और दूसरे त्रिभुज का आधार ये भुजा है B डैश C। तो पहले त्रिभुज का आधार बेटा देखो BC, तो ये हो गया BC अपान दूसरे त्रिभुज का आधार B डैश C हो गया। अब थोड़ी सी बात और करनी है, यहीं पे करेंगे हम। इस बात को आगे चल के भी किया जा सकता था, लेकिन यही कर लेते हैं, B डैश C हो गया, ठीक है। अब आप देखिए क्या AB और MN एक दूसरे के बराबर हैं। AB भुजा, ये AB जो लंब AB की लंबाई MN के लंबाई के बराबर है, ये निश्चित है। कैसे बराबर है ये भी देख लो, क्योंकि AB मतलब AM रेखा और BP रेखा दोनों समांतर हैं। तो यहाँ लिखोगे चूंकि AM ये समांतर का सिंबल हो गया BP, मतलब तो AB, इसलिए AB बराबर MN होगा। अब क्यों होगा, समांतर है इसलिए। तो क्यों समांतर है तो क्यों बराबर होता है। जैसे समांतर रेखा की डिफिनीशन है कि अगर कोई दो रेखा समांतर है तो उनके बीच की प्रत्येक स्थान पर लंबवत दूरी बराबर होती है। रेखा तभी समांतर हो सकती है जब उनके बीच की प्रत्येक स्थान पर लंबवत दूरी परपेंडिकुलर लेंथ है, ये यहाँ से यहाँ तक की दूरी ये बराबर है। अगर ये लंब है और यहाँ पर भी ये दूरी लंब है तो ये इसके क्या होगी, बराबर होगी। तो देखो बेटा ये दोनों समांतर तो है ही हैं और ये लंब भी है और ये भी लंब है, इसलिए AB MN के क्या होगा, बराबर होगा। ध्यान रखिएगा AB MN के बराबर है। तो अब आपको करना क्या है, ये जो रिलेशन आपको मिला AB बटे ये डैश B डैश, तो AB के स्थान पर आप MN लिख लेना है। केवल इतना ही करना है कि MN कर देना है। तो ये हो जाएगा आपका MN, AB के प्लेस पर लिख रहे हैं हम, तो ये हो गया MN अपान ये डैश B डैश और बराबर बाकी ये ऐसे BC अपान B डैश C। ये हो गया इक्वेशन नंबर फर्स्ट, मान के यहीं पे छोड़ दीजिए, इसका काम हुआ खत्म। अब हम आप फिर दूसरे त्रिभुज की बात करते हैं। दो त्रिभुज मेरे पास और हैं, मैंने 4 बताया था, जिसमें 2 के लिए किए काम और 2 बचा भी। एक त्रिभुज ये वाला है और एक ये वाला, इसको साथ लेके एक दूसरे के समरूप सिद्ध करेंगे। त्रिभुज MNF और त्रिभुज A डैश B डैश F, ये दोनों त्रिभुज भी समरूप हैं। तो समरूप वाला काम करना है, यहाँ समरूप दिखाना है, ठीक। ये एक त्रिभुज देख लो बेटा MNF, ये त्रिभुज और एक ये त्रिभुज A डैश B डैश F, इस दोनों त्रिभुजों को अब समरूप करना है। तो यहाँ आ जाइए, फिर लिखिए अब त्रिभुज MNF तथा त्रिभुज A डैश B डैश F में अब 2 कोण बराबर दिखाओगे तभी समरूप होगा।
तो देखो बेटा ये कोण कितने डिग्री का, 90 डिग्री का, ये कोण कितने डिग्री का, 90 डिग्री का, मतलब ये समकोण, ये समकोण, तो ये कोण इस कोण के क्या हुआ, बराबर हुआ। तो कोण यम एन एफ, इस एंगल का नाम यम एन एफ, और इस एंगल का नाम, कोण का नाम ए डैश बी डैश एफ, मतलब ये कोण इस कोण के बराबर है प्रत्येक समकोण। तो लिखा जाएगा एंगल यम एन एफ बराबर एंगल ए डैश बी डैश एफ, कारण प्रत्येक समकोण लिखेंगे। दूसरा भी आप लोग जान रहे हैं, ये कोण एक दूसरे के बराबर होगा, शीर्षाभिमुख कोण है, क्योंकि ये दोनों रेखाएं एक दूसरे को इस बिंदु पर प्रक्षेद करती हैं, तो ये शीर्षाभिमुख कोण होने के कारण ये इसके बराबर होगा। ठीक है, तो अब बात देखो, तो इस कोण का नाम क्या लिखोगे, यम एफ एन, और इसका नाम क्या लिखोगे, ए डैश एफ बी डैश। तो देखो बेटा एंगल यम एफ एन बराबर हो जाएगा एंगल ए डैश एफ बी डैश, कारण में लिखोगे शीर्षाभिमुख कोण, शीर्षाभिमुख कोण। तो ये शीर्षाभिमुख कोण होने के कारण बराबर हो गए, तो मतलब ये त्रिभुज समरूप हो गया। ये काम मैं यहाँ पे करता हूँ, यहाँ नीचे जगह कम है, पूरी बात हो नहीं पाएगी, तो इसलिए थोड़ा ऊपर लिखते हैं बेटा, ताकि आपको दिखाई दे स्पष्ट रूप से। तो अब देखिए, इसलिए त्रिभुज यम एन एफ समरूप हो जाएगा त्रिभुज ए डैश बी डैश एफ के। अगर ये दो त्रिभुज समरूप हो गए, मतलब ये वाला त्रिभुज यम एन एफ त्रिभुज ए डैश बी डैश एफ के समरूप हुआ, ये इसके समरूप हो गया बेटा। ये अगर इसके समरूप हो गया तो आप जानते हैं समरूप त्रिभुज की संगत भुजाओं के अनुपात आपस में बराबर होते हैं। तो मतलब पहले त्रिभुज का लंब बटे दूसरे त्रिभुज का लंब बराबर पहले त्रिभुज का आधार बटे दूसरे त्रिभुज का आधार बराबर, ये भी होता है पहले त्रिभुज का कर्ण बटे दूसरे त्रिभुज का कर्ण। लेकिन कर्ण से हमें यहाँ कुछ लेना देना नहीं रहेगा, तो कर्ण को छोड़ देते हैं, दो ही भुजाओं को लेकर चलेंगे, क्योंकि दो से ही मेरा काम हो जाएगा, कर्ण की कोई आवश्यकता नहीं है। और जहां पर आवश्यकता होती वहां कर्ण को भी शामिल किया जाता है। ठीक, तो कोई दो भुजा छोड़ सकते हैं, एक भुजा छोड़ दिया गया। ठीक है, तो अब आप देखेंगे पहले त्रिभुज का लंब क्या है, एम एन। तो देखो बेटा यम एन एम एन अपान दूसरे त्रिभुज का लंब, यही होगा इस वाले ट्रायंगल का लंब, यही होगा ए डैश बी डैश। तो ए डैश बी डैश पहले त्रिभुज का आधार होगा एन एफ एन एफ, तो ये होगा एन एफ बटे दूसरे त्रिभुज का आधार हो जाएगा बी डैश एफ, तो ये होगा बी डैश एफ। अब आगे देखो बेटा समीकरण फर्स्ट देखिए, अभी ये लिखा हुआ है इस समीकरण में देखो एम एन बटे ए डैश बी डैश बराबर दिया हुआ है बी सी बटे बी डैश सी, और इस समीकरण में भी है एम एन बटे ए डैश बी डैश। तो जो एम एन का मान है वो बी सी बटे बी डैश सी है। तो इस समीकरण में आपको करना क्या है, फर्स्ट से एम एन बटे ए डैश बी डैश का मान रख लेना है। तो यहाँ इतना खाली लिख लो समीकरण फर्स्ट से। अब फर्स्ट से आओ देखो, तो इसमें हम क्या लिखेंगे, एम एन बटे ए डैश बी डैश बराबर है एम एन, इसका मान क्या है, तो यहाँ पे एम एन बटे ए डैश बी डैश के स्थान पर हम बी सी अपान बी डैश सी बराबर एन एफ अपान बी डैश ई एफ लिखेंगे। ये इतनी बात आपके समझ में आ गई। तो इतने के आगे बढ़ना है, और जगह मेरे पास कम हो गया है, बोर्ड पे जगह कम है, इसलिए बाकी चीज़ें आप नोट कर लीजिए, इसको हम मिटाल दें फिर आगे चलें। तो जल्दी नोट कीजिए आप लोग।
देखो बेटा, अब एक बात यहाँ देखनी है कि NF को हमें PF लिखना है। ठीक, कैसे लिखेंगे ये आप छोटी सी बात को ध्यान से समझने की शुरुआत कीजिए। जैसे देखिए, यदि इसको हम पहले भी बता चुके हैं, दर्पण का द्वारक बहुत छोटा हो तो NF बराबर हो जाएगा PF। अब इस बात को हम फिर आपको समझा देते हैं, फिर समझ लीजिए बेटा। जैसे दर्पण का द्वारक छोटा हो, ये इतना बड़ा दर्पण है, मतलब छोटा दर्पण ले, अत्यंत छोटा दर्पण ले। मान लेते हैं ये दर्पण मेरा इतना छोटा होता है, यही दर्पण होता है इतना छोटा होता है। ठीक, ध्यान दीजिएगा यहाँ कैसे हुआ। तो ये आपका हो गया मुख्य अक्ष, ये फोकस हो गया बेटा, और ये वक्रता केंद्र हो गया। मान लेते हैं एक वस्तु ये थी, इसकी प्रकाश ये वस्तु थी, यहाँ से प्रकाश की किरण लेंगे तो ये मुख्य अक्ष के समांतर। अब यहाँ से इस पे लंब डालोगे तो ये देखो N बिंदु ये आएगा। ठीक, मतलब देखो यहाँ पे N और F के बीच की दूरी, N और P के इतनी दूरी थी, यहाँ कम हो गया। मान लेते हैं दर्पण और छोटा होता तो ये जो मुख्य अक्ष के समांतर जाती है और पास से होकर जाती, तो यहाँ पे आता है M बिंदु। अब इससे लंब डालते ये तो देखो N बिंदु अब आपका ये होता, ये तो ये बिल्कुल पास में हो जाता, और छोटा होता तो N बिंदु यहाँ होता। मतलब जैसे जैसे दर्पण छोटा होता चला जाएगा, N बिंदु P के समीप होता चला जाएगा। तो जब बहुत छोटा होगा तो N P के बिल्कुल पास में ही होगा, इसलिए NF की लंबाई PF की लंबाई के लगभग बराबर हो जाएगी। NF बराबर PF, ब्रैकेट में लिख दीजिएगा। लगभग एक्यूरेट तो नहीं हो सकती है बेटा, एक्यूरेट हो जाएगी तो दर्पण गोलीय नहीं होगा, लगभग। तो अब NF बराबर PF हो गया। तो ये जो समीकरण आपका ये दिखाई दे रहा है BC अपान B डैश C बराबर NF अपान B डैश F, तो इस NF के स्थान पर हम PF लिख लेंगे क्योंकि NF बराबर PF है। तो अब ये मिला आपको BC बटे B डैश C बराबर NF के प्लेस पर PF लिखा और बटे B डैश F, ये हो गया। अब इसको भी हटा देते हैं, बोर्ड से नोट हो गया है तुम लोगों का। तो अब आगे देखिए, अब आगे थोड़ा और ध्यान देने की जरूरत है। चिन्ह प्रपार्टी में पहुंचना है आपको थोड़ी देर के लिए। चिन्ह प्रपार्टी में आपको एक बात बताई गई थी, उसमें ये बताया गया था कि जैसे दर्पण से समस्त मतलब अगर कोई दूरी नापनी है तो समस्त दूरियां दर्पण के ध्रुव से नापी जाती हैं और मुख्य अक्ष के अनुदिश नापी जाती हैं, ये बात बताया गया था। अब जैसे यहाँ BC है तो हमें BC को कन्वर्ट करना ध्रुव में, क्यों? ये आप ये मान के चलिए कि मान लेते हैं अब यहाँ BC की लंबाई कितनी है ये लिखना है मुझे। ठीक, तो अब हम कैसे लिखेंगे? B से C तक नाप लें, C से B तक नाप लें। मान लेते हैं कोई स्केल दे दिया गया, मापक यंत्र दे दिया गया, तो कैसे इसको नापेंगे? क्योंकि कंडीशन ये है, शर्त ये कह रहा है कि दर्पण के ध्रुव से ही नापना है, मुख्य अक्ष के अनुदिश नापना है। स्टार्ट आप यहां से करेंगे कि दर्पण के ध्रुव से नापेंगे। ठीक, पहले नहीं शुरू कर सकते हैं, तो दर्पण के ध्रुव से नापेंगे। तो अब ये कैसे नापेंगे? तो इसके लिए हमें करना ये होगा, ध्यान दीजिए, तो आप लोग भी जान पा रहे होंगे। आप P से B तक नाप लीजिए, तो ये आपका PB कहलाएगा बेटा, है ना? क्या कहलाएगा? P से B तक की लंबाई पहले पता कर लो तो PB कहलाएगा। फिर उसके बाद P से C तक नाप लो तो वो क्या कहलाएगा? PC कहलाएगा। अब P से B तक की लंबाई में, यहां से P से B तक की लंबाई में से P से C तक की लंबाई अगर घटा दिया जाए तो BC ही बचेगा। मतलब इसको हम लिख सकते हैं PB माइनस PC। देखो PB में से PC माइनस करेंगे तो ये बचेगा BC, तो यही BC के स्थान पर हम लिखेंगे PB माइनस PC
अपान बी डैश सी है तो बी डैश सी को भी ध्रुव में कन्वर्ट करके लिखना है। तो कैसे लिखेंगे? देखो बेटा, बी डैश सी ये है, बी डैश सी आपको यहां से यहां तक की लंबाई आपको बतानी, तो इसको क्या लिखा जाएगा? पी से सी तक आओ नापो तो ये हो जाएगा पी सी, और पी से बी डैश तक नाप लो तो ये हो जाएगा पी बी डैश, और पीसी में से ये पूरा हुआ पीसी, पीसी में से पी बी डैश निकाल दो तो क्या बचेगा? बी डैश सी, मतलब बी डैश सी जो इक्वल टू लिखा जा सकता है पी सी माइनस पी बी डैश। तो यहां आप लिखेंगे पी सी माइनस पी बी डैश, और ये इक्वल टू पी एफ, ध्रुव से है ही है पी एफ तो उसकी कोई दिक्कत नहीं, वो वही रहेगा। और अब आपको देखना है पी एफ बटे बी डैश एफ को देखना, बी डैश एफ को कन्वर्ट करना है। तो अब आप लोग खुद सोचिए बी डैश एफ को क्या लिखा जाएगा, कैसे ध्रुव से हम पी में कन्वर्ट करके कैसे लिखेंगे? यहाँ M2 था तो देखो पी बी डैश एफ ये हुआ इतना, तो पी बी डैश पूरा हो गया, और पी एफ मतलब पी बी डैश में से पी एफ माइनस कर दिया जाए तो ये लिखा जाएगा पी बी डैश माइनस पी एफ। ये इतनी बात आपको समझनी थी। अब अगर ये क्लियर हो गया तो आगे फिर ध्यान दीजिए, मैंने आपको सारी चीजें पहले बता रखी है कि दर्पण के ध्रुव से वस्तु की दूरी U कहलाती है, दर्पण के ध्रुव से फोकस की दूरी F कहलाती है, प्रतिबिंब की दूरी क्या कहलाती है? B कहलाती है, और दर्पण के ध्रुव से वक्रता केंद्र जो होता है वो R वक्रता त्रिज्या कहलाती है। तो इसको कन्वर्ट करना है। देखो ये फोकस हुआ बेटा, देखिए, और ये ध्रुव हो गया, तो यहां से यहां तक की दूरी फोकस दूरी कहलाएगी F। और चूंकि ये चीज भी बताया गया है कि अवतल दर्पण की दूरी ऋणात्मक फोकस दूरी ऋणात्मक होती है, उत्तल दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है। तो चिन्ह प्रॉपर्टी का काम देखो कितना लग रहा है, इसलिए चिन्ह प्रॉपर्टी वाला काम अगर नहीं पता है, वो क्लास नहीं पढ़े हैं, तो उस क्लास को पहले देख लीजिएगा, तो वहां से सारी बातें क्लियर हो जाएगी। फिर ये बात पूरी क्लियर रूप से समझ में आएगी। इसके लिए हम आपको इसका वो चिन्ह प्रॉपर्टी का लिंक नीचे दे देंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहां से देख सकते हैं, या प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं, कहीं से भी देख लीजिएगा। तो ये हो गया फोकस दूरी। तो अवतल दर्पण की फोकस दूरी जो होती है वो ऋणात्मक होती है, ये माइनस में रहेगा। ध्रुव ये है, प्रतिबिंब ये है, तो ध्रुव से प्रतिबिंब तक की दूरी जो कहलाती है वो B होती है, B से डिनोट करते हैं। तो ये हो गया B, और ये वास्तविक प्रतिबिंब है, वास्तविक प्रतिबिंब के लिए B का मान भी माइनस चिन्ह के साथ ले आते हैं, तो यहाँ रहेगा माइनस B। ये आपका वक्रता केंद्र है, ये ध्रुव है, तो वक्रता केंद्र से ध्रुव तक की दूरी जो कहलाती है वक्रता त्रिज्या रेडियस, तो ये R कहलाएगा। लेकिन R का मान F के पद में हम ज्ञात करेंगे। देखो F बराबर आपको और मतलब फोकस दूरी तथा वक्रता त्रिज्या में संबंध भी होता है, और संबंध स्थापित करके बताया भी गया है कि वो गोलीय दर्पण की फोकस दूरी इसकी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। सूत्र ज्ञात किया गया है R बराबर F/2, केवल सूत्र बताया ही नहीं गया, सिद्ध भी किया गया है। तो F बराबर R/2 जो होता है, ये यहां से हम R का मान F के पद में निकाल लेंगे, तो इससे गुणा कर लेंगे, तो R बराबर कितना हो जाएगा? इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा 2F। तो यहाँ R ना लिखकर 2F लिखेंगे, 2F, और 2F भी ऋणात्मक होगा। ठीक, इसके बाद ये ध्रुव है, और ध्रुव से ये वस्तु है, वस्तु मतलब PB, यहाँ से PB, तो ये आपका हमेशा U होता है, क्योंकि ध्रुव से वस्तु तक की दूरी U होती है, U से डिनोट करते हैं, और ये हमेशा माइनस में ही लिखा जाता है, -U। तो U का मान हमेशा नेगेटिव ही होता है। ये हो गई। अब इन मानों को यहाँ रख लेना है, जो आपको रिलेशन मिला, उसके बाद सरल करो, आगे आ जाएगा। तो देखो यहाँ PB लिखा है बेटा, तो P से B, ये PB है क्या? PB बराबर देखो क्या है, ये यही है ना, -U। तो PB के प्लेस पर यहाँ लिखेंगे
माइनस यू बड़ा लिखें ताकि दिखाई दे आपको, और ये माइनस पी सी है तो पी से सी तक देख लो, पी सी ये है बेटा, पी सी ये पी सी क्या है माइनस 2f, तो एक ये माइनस था पहले से और आया माइनस 2f, तो इसको हम ब्रैकेट लगा दिए, दो माइनस इकट्ठा ना होने पाइए। फिर पी सी है तो पी सी का मान माइनस 2f ही होगा, देखे ही पहले ही। फिर माइनस पी बी डैश है, माइनस पी बी डैश, तो पी बी डैश देखो, पी बी डैश ध्रुव से प्रतिबिंब की दूरी, तो ये देखो ये क्या है माइनस बी, तो यहाँ लिखा जाएगा माइनस बी, यहाँ भी ब्रैकेट लग जाएगा। और ये ऊपर लिखा है पी एफ, तो पी एफ देखो तो वहाँ से माइनस एफ है ही है, देख लो पी से एफ तक की दूरी क्या है माइनस एफ है। उसके बाद में पी बी डैश, तो पी बी डैश देखो पी से बी डैश ये माइनस बी, ये हो गया माइनस बी, और माइनस पी एफ, तो पी एफ देखो फिर माइनस एफ है, तो ये माइनस एफ आएगा, यहाँ फिर ब्रैकेट में कर दो और इसी को सरल करो, फार्मूला आपका आ जाएगा। तो अब देखिए ये माइनस यू रहा बेटा, और ये माइनस से इस माइनस का मल्टीप्लाई प्लस 2f हो गया, अपान ये माइनस 2f है और माइनस माइनस का मल्टीप्लाई प्लस b इज इक्वल टू ये हुआ माइनस एफ, और ये हुआ माइनस बी है ही है, और ये माइनस माइनस का मल्टीप्लाई फिर प्लस एफ। अब इनका क्रॉस मल्टीप्लाई करा देना है, इसको इससे गुणा करा देना है, माइनस यू प्लस 2f का गुणा माइनस बी प्लस एफ से कराओगे, तो चलो इसको एक ब्रैकेट में लिखते हैं, माइनस यू प्लस 2f इंटू दूसरे ब्रैकेट में लिखे माइनस बी प्लस एफ, और फिर ये बराबर का निशान ये लगा दिए, और इसका इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यहाँ लिखा माइनस एफ, एक और ब्रैकेट में इसी के बगल लिखा माइनस 2f प्लस बी। अब इसका मल्टीप्लाई सही ढंग से करा लीजिए, गुणा कराते समय गलती नहीं होनी चाहिए। तो पहले माइनस यू का माइनस बी से गुणा होगा, तो माइनस माइनस का गुणा प्लस, और यू और बी का गुणा हो जाएगा यू बी, फिर माइनस यू से प्लस एफ का गुणा, तो पहले चिन्ह का गुणा माइनस, प्लस का गुणा माइनस, और एफ और यू का गुणा एफ यू। अब 2f से माइनस बी में गुणा कराओगे, तो यहाँ प्लस यहाँ माइनस, तो प्लस माइनस का गुणा माइनस 2f और b का गुणा 2fb, काम करते चले जाइए। तो माइनस एफ माइनस ये 2f से हो गया इसका, अब 2f से प्लस एफ में, तो प्लस प्लस का गुणा प्लस ही होगा, और 2f और f का गुणा 2f स्क्वायर हो गया। फिर इधर देखो माइनस एफ, ये माइनस एफ है और यहाँ माइनस 2f है, तो इसका गुणा कराओगे तो माइनस माइनस का मल्टीप्लाई प्लस होगा, और एफ और 2f का मल्टीप्लाई 2f स्क्वायर हो गया, और ये माइनस एफ का प्लस बी से तो माइनस प्लस का गुणा माइनस, और ये हो जाएगा एफ वी। ये देखो प्लस 2f स्क्वायर दोनों तरफ था, कैंसिल हो गया। अब आपको यूबी जो बचा है उसको इसी साइड में बाएं पक्ष में ही रखना है, बाकी से इधर जो बचे, या एक लाइन और लिख लो, यूबी माइनस एफ यू, या चलो ठीक है लिख लो क्या हुआ, और ये माइनस 2fb इधर बचा और इधर बचा माइनस fb। अब जगह थोड़ा कम होने के कारण ऊपर वाला पोर्शन में डाल देते हैं, आप लोग नोट कर लिए ही हैं, ठीक। तो ये यहाँ से हुआ गया मेटल, ताकि जगह मिल जाए मुझे। अब देखो आपको करना क्या है, यूबी को बाएं पक्ष में रखना है, तो मैंने यूबी लिखा, बराबर लगा दिया, बाकी इस दो को दाएं पक्ष में ले जाना है, तो एफ यू उधर जाएगा, माइनस में बराबर के उधर जाएगा, तो माइनस है तो ये प्लस एफ यू हो जाएगा, प्लस एफ यू हो गया, और माइनस 2fb जाएगा तो प्लस 2fb हो जाएगा, और ये माइनस fb जो है बराबर के उधर है, तो उसके चिन्ह में कोई परिवर्तन नहीं रहेगा, माइनस fb रहेगा। ये काम हो गया बेटा आपका। अब देखो करना क्या है, ये हो गया ub बराबर, ये बचा आपका fu
प्लस 2FB में से एक FB घट जाएगा, 2FB माइनस FB, 2FB में से FB घटा दो तो क्या बचेगा FB। अब आप करना क्या है, प्रत्येक पद में FUB से भाग कर दीजिए, प्रत्येक सभी पद में है तो FUB से आपको क्या कर देना है, डिवाइड कर देना है। ठीक, तो देखो अब FUB यहां लिख लो, प्रत्येक पद में FUB से भाग करने पर ठीक, तो भाग करोगे तो इसको कैसे लिखोगे, UB अपान FUB लिखा जाएगा। U है बेटा, ध्यान से UB एक ही तरह नंबर बनाना, और ये है FU अपान FUB और प्लस FB अपान FUB। अब देखो इसमें जो चीज कैंसिल हो रहा है उसको कैंसिल कर दो, तो UB से UB कैंसिल हो जाएगा, FU से FU कैंसिल हो जाएगा, F से F और B से B। तो यहाँ ऊपर क्या बचा 1, नीचे क्या बचा F, ठीक, प्लस यहाँ ऊपर भी 1 बचा और प्लस यहाँ नीचे क्या बचा B, और प्लस ये बराबर है बेटा, प्लस लग गया है, और यहाँ 1 और ये बचा U। तो ये गोलीय दर्पण की फोकस दूरी का सूत्र हुआ 1/F बराबर 1/B प्लस 1/U। इसी सूत्र को मुझे ज्ञात करना था, इस प्रकार से अवतल दर्पण की सहायता से ज्ञात किया गया। अवतल दर्पण के लिए ज्ञात किए, लेकिन जब हम उत्तल दर्पण के लिए, कॉन्वेक्स मिरर के लिए भी फाइंड करेंगे तो यही फार्मूला होगा, गोलीय दर्पण की फोकस दूरी का सूत्र यही होगा 1/F बराबर 1/B प्लस 1/U। ये ध्यान रखना है। जहां पर क्वेश्चन सॉल्व करते समय, सवाल लगाते समय, न्यूमेरिकल हल करते समय F, U और B के जो मान होंगे धनात्मक ऋणात्मक, जैसा कंडीशन होगा वैसा रखा जाएगा। वो चीज जब आप न्यूमेरिकल पढ़ोगे तो वहां से क्लियर होगी। ठीक, तो यही मतलब गोलीय दर्पण के फोकस दूरी का सूत्र है। ठीक, ये बात हो गई। तो इस चीज को ध्यान से आप पढ़िए, तब आपके समझ में आएगा। नोट्स भी कंप्लीट कीजिए साथ में। अगले कल के क्लास में हम आप लोगों को फिर उत्तल दर्पण के लिए सूत्र का निगमन कराएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।